हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज आज जैसे कि हम सब जानते हैं, आज है 30 सितंबर 2024। आज से आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपका 30 सितंबर का है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, कंडक्ट करवाया जा चुका है थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब गाइज इस वीडियो में हम जल्दी से वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आज आपके एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में आए थे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप एक अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू आंसर्ड करेक्टली। आप एनालिसिस को देख के जान सकते हैं किस तरह का एग्जाम लेवल आया है आगे आने वाली शिफ्टों में। जिन भी कैंडिडेट्स के एग्जाम्स लगे हुए हैं वो एग्जाम का जो पैटर्न है उसको देख के मतलब डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं कि ओके दे हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह का एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था। वर दे टफ, मतलब जो भी क्वेश्चंस थे वर दे लाइक टफ, इजी, या फिर जो एग्जाम का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, या क्या था। जल्दी से देख लेते हैं। एंड यस, अगर आप में से वो लोग हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन विद अस एंड लुक फॉर ऑल ऑफ दोस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं उन सबको जानने का आपको मौका मिलेगा। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज उसी से आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिलेंगे whenever we will be coming up with any informative video on our channel. So yes guys, let's begin and look for the questions. सो गाइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और ये अगर आपको याद हो तो एसएससी एमटीएस का मैंने जो प्रिपरेटरी वीडियो करवाया था आपको चैनल पर अवेलेबल है, अगर नहीं दिखा है तो जल्दी से देख लेना। उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करवाया था कि जो ऐसे नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें कौन से ऐसे मतलब अवार्ड होते हैं जिनमें कैश प्राइज नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कैश प्राइज इन विच नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इज नॉट गिवन एट प्रेजेंट, मतलब अभी अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड्स। तो गाइज ये वो सारे प्रमोशनल अवार्ड्स होते हैं जिसमें आपकी कामयाबी का, आपने अगर कोई स्पोर्ट में अच्छा करा है तो उसमें हौसला अफजाई की जाती है, आपको प्रमोट किया जाता है, आपको बहुत ज्यादा एक होता है ना कि तारीफ वगैरह किया जाता है। बट इंसेंटिव्स या फिर कैश प्राइज की बात करें तो इसमें कैश प्राइज नहीं गिवन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर था नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली रिज, जिसको हम अरावली रिज के नाम से भी जानते हैं, दैट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइडर बिटवीन विच रिवर्स। तो ये आपसे पूछा गया था कि जो दिल्ली चोटी है जिसको हम अरावली चोटी के नाम से भी जानते हैं, वो किन दो रिवर्स के बीच में एज अ डिवाइडर का काम करती है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है इंडस और गंगा रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम्स जो हैं उनके बीच में एज अ डिवाइडर का काम करती है दिल्ली रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया था दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। उन्होंने ही जो चंद्रगुप्त काल में, जो मौर्य काल था उस समय में जो मौर्य डायनेस्टी थी उसकी स्थापना करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था जो साइंटिफिक फॉर्मूलाज होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया था दैट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, उसका आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था। तो गाइज इसी में देखो एक क्वेश्चन और है, आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि भाई बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए दैट बेकिंग सोडा का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब बात करें इसके केमिकल फॉर्मूला की तो गाइस NaHCO3 जो है that is the chemical formula for sodium bicarbonate which is commonly known as baking soda। अब बात करें कुछ यूजेज की कि बेकिंग सोडा जो है वो कहाँ कहाँ काम आता है। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, आप उसको खाने पकाने में भी काम ले सकते हैं, उसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी काम में ले सकते हैं। यू कैन डिओड्राइज द रेफ्रिजरेटर ऑल्सो बाई यूजिंग द बेकिंग सोडा, एंड ऑल्सो अदर जो क्लीनिंग पर्पसेस होते हैं आप उसके लिए भी बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हैं। सो हेयर आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। नाउ गाइज बिकॉज आपसे इस बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, तो वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ लिस्ट ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज एंड देयर कॉमन नेम्स, सम अदर रिलेटेड
यू नो थिंग्स जो कि आपको पूछा जा सकता है। सो गाइज हेयर इज द लिस्ट, आप इस लिस्ट को अच्छे से देखिएगा बिकॉज इसमें कॉमन नेम्स भी गिवन है और उनको साइंटिफिकली किस नाम से बोला जाता है और उनके लिए कौन से फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, केमिकल फॉर्मूला, वो भी यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट नमक, जो सॉल्ट होता है, जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, साधारण नमक, तो गाइज उसका होता है NaCl। ठीक है, NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर साधारण नमक। बेकिंग सोडा का जैसे कि अभी हमने देखा NaHCO3। धोवन सोडा जो होता है उसका होता है Na2CO3.10H2O। कास्टिक सोडा का होता है NaOH। सुहागा का होता है Na2BFO.10H2O। फिटकरी जो काफी काम में आती है इंडियन हाउस होल्ड में, उसका होता है K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। लाल दवा की बात करें तो इट इज KMNO4। कास्टिक पोटैश की बात करें तो इट इज KOH। चोरा की बात करें तो KNO3। विरंजक चूर्ण की बात करें तो CaOCI, नो इट्स L, CaOCl.Cl। चूने के पानी की बात करें तो CaOH2। जिप्सम की बात करें तो CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी काफी बार पूछा जाता है केमिकल फॉर्मूला, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। CaSO4.12H2O। चौक का CaCO3। चूना पत्थर का CaCO3 अगेन। संगमरमर का CaCO3 अगेन। इसी तरह से गाइज यहाँ पर आपको सफेद लेड, नमक का अम्ल, एसिड, शोरे का अम्ल, और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिल जाएंगे। तो अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो आप इन सबको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाइकवाइज गाइज यहाँ पर नौसादर, अंगूर का रस, लाफिंग गैस, चीनी, यूरिया, बेंजिन, तारपीन का तेल, लिथार्ज, गैलेना, लाल सिंदूर सबका प्रेजेंट है। आप इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया था दैट विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस सर्वे ऑफ 2011। अगेन गाइस, जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें कि 2011 की जनगणना जो है दैट कम्स इन ऑल ऑफ दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड गाइस, चाहे लिटरेसी रेट हो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो, या फिर सेक्स रेशियो हो, या कुछ भी इन सब चीजों से रिलेटेड 2011 सेंसस सर्वे से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सब में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 2011 का जो सेंसस सर्वे है, जो 2011 का जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग किस यूनियन टेरिटरी की सबसे कम लिटरेसी रेट थी? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है दादरा एंड नागर हवेली का। उसकी जो लिटरेसी रेट थी विद लिटरेसी रेट ऑफ 77.65%, विच वाज द लीस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। अब इसमें अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो इसमें मेल लिटरेसी रेट है 85.17% एंड फीमेल लिटरेसी रेट जो थी वो थी 64.32%। तो ये डिविजिबल जो रेशियो है परसेंटेज का, वो भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट कॉजेज द रेड कलर इन टोमेटोज। तो गाइस जो टोमेटोज होते हैं जनरली दे आर ऑफ रेड इन कलर, कभी कभी ग्रीन भी होते हैं जब वो अनराइप्ड होते हैं, प्रॉपर्ली राइप्ड नहीं होते, बट मोस्टली जो प्रॉपर्ली राइप्ड होते हैं दोस टोमेटोज आर रेड इन कलर। सो आपसे पूछा गया था दैट उनमें क्या एसिड या फिर क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो रेड कलर के हो जाते हैं। सो गाइस देयर इज अ थिंग विच इज लाइकोपेन। तो लाइकोपेन जो होता है दैट इज बेसिकली अ साइटोकेमिकल, ओ सॉरी फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होता है। लाइकोपेन के प्रेजेंट होने के कारण ही जो टोमेटोज होते हैं वो रेड कलर्स के होते हैं। कुछ ऐसे टोमेटोज होते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं एंड दे आर रिच इन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि एक और फाइटोकेमिकल है, जिसके कारण जो टोमेटोज होते हैं दे बिकम ग्रीन इन कलर when they are unripe। तो ये दोनों ही चीज आपको अच्छे से याद रखनी है एंड यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो कनक रैली हैं हु फाउंडेड द नालंदा डांस रिसर्च सेंटर इन मुंबई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो गाइज जो कनक रैले हैं जिन्होंने मुंबई में नालंदा डांस रिसर्च सेंटर बनाया था वो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। मोहिनी अट्टम जो डांस फॉर्म है, बात करें उनके लाइफ स्पैन की, तो 11 जून 1970
सॉरी 1937 वो उनका डेट ऑफ बर्थ है, एंड 22 फरवरी 2023 को उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड शी वाज एन इंडियन डांसर, choreographer and academic best known as an exponent of मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म के लिए वो बहुत ही ज्यादा जानी जाती थी। एंड शी वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, जो कि अभी हमने जिसके बारे में बात करी। एंड शी वाज आल्सो द फाउंडर प्रिंसिपल, ठीक है, जो फाउंडर डायरेक्टर है वो तो नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की हो गई, जो फाउंडर प्रिंसिपल थी दैट शी वाज ऑफ द नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, जो कि मुंबई में है। तो दोनों ही चीजें मुंबई में अवेलेबल है, लोकेटेड है। एंड शी वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, एंड शी वाज द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ द नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय। सो ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। एंड ऑल्सो अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो गाइज इन हर लाइफ स्पेन शी वॉज अवॉर्डेड विद लॉट ऑफ अवार्ड्स, लॉट ऑफ अचीवमेंट्स वर गिवन टू हर। सो शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड उनको 1989 में मिला था। पद्म भूषण की बात करें तो 2013 में उनको पद्म भूषण मिला था। 1994 में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो अवार्ड होता है वो मिला था। और उनको कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया था इन द ईयर 2006। तो ये उनके अचीवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अदर देन दिस गाइस अक्सर पूछ लिया जाता है कि मोहिनी अट्टम से रिलेटेड जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन है। तो गाइस उन सब आर्टिस्ट के नाम आपको पता होना चाहिए। सो सम ऑफ देम आर लिस्टेड है। तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो कि मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हैं, उनके नाम अभी हमने आपको यहाँ पर दिए हैं, अच्छे से याद रख लेना। बिकॉज यू नेवर नो आपको कब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देन यू शुड नो एंड यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट कि हाँ ये पर्टिकुलर लोग हैं जो कि मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। सो बात करें सुनंदा नैयर की, शी इज द वन, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हैं, जो कि काला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, एंड गाइज मेक इट डबल एंड हियर अम्मा, इट शुड बी अम्मा, राइट? ओके, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जय प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता and Rema Srikanth. So these are some of the famous artists related to Mohiniyattam dance form. ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दैट हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया। तो गाइस टोटल 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडिया के साथ भूमि साझा करती हैं, तो उनमें नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। जिसमें गाइज अब आपको हम वो 7 लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं उनका थोड़ा सा वो रेशियो बता देते हैं दैट कितने प्रोपोर्शन में वो कितना लैंड शेयर करते हैं। सो यस, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, तो गाइज 3233 किलोमीटर का भूमि साझा किया जाता है। और कौन सी स्टेट्स उसमें आ जाती हैं, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू और कश्मीर। इंडिया और चाइना की बात करें तो गाइस 3488 किलोमीटर्स की भूमि साझा करते हैं वो लोग, शेयर करते हैं। और सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, दीज आर द स्टेट्स जो कि इंडिया और चाइना बॉर्डर से लगे हुए हैं। नेक्स्ट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया और नेपाल, तो गाइस 1770 किलोमीटर्स का एरिया शेयर करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम ये जो है ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर साझा करते हैं, यहाँ से लगा हुआ है इन स्टेट से। नेक्स्ट इंडिया एंड भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर्स है, जिसमें स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश हैं, जो कि इंडिया और भूटान बॉर्डर से लगे हुए हैं। नेक्स्ट गाइस, इंडिया एंड म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर्स की भूमि साझा करते हैं, जिसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम स्टेट्स काउंट होते हैं, जो कि इंडिया और म्यांमार बॉर्डर से लगे हुए हैं। नेक्स्ट इंडिया और बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो 4156 किलोमीटर्स ये दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं लैंड, जिसमें मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल स्टेट्स जो हैं दैट कम्स इन बिटवीन, जो कि इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पर लगे हुए हैं। एट लास्ट इंडिया और अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर्स है, जो कि जम्मू और कश्मीर के थ्रू ये भूमि साझा करते हैं। और यस, इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो जम्मू और कश्मीर से लगा हुआ है।
सो ओके, इसके अलावा गाइज कुछ ऐसे मैरीटाइम नेबर्स जो कि इंडिया के हैं और इंडियन स्टेट्स के हैं या इंडियन यूनियन टेरिटरीज के हैं जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हैं, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सो इंडिया एंड श्रीलंका की अब अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है। इंडिया एंड मालदीव्स की बात करें तो लक्षद्वीप है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। इंडिया और इंडोनेशिया की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपसे डायरेक्टरी सिस्टम के बारे में पूछा गया था कि डायरेक्टरी सिस्टम क्या होता है। तो गाइस डायरेक्टरी सिस्टम का एक बेसिक सा जो मीनिंग है, एक जो आप कह सकते हैं कि लेमैन लैंग्वेज में उसको जो कहा जाता है, तो वो है डबल गवर्नमेंट। ठीक है, डबल गवर्नमेंट इज इक्वल टू डायरेक्टरी सिस्टम। तो डायरेक्टरी बेसिकली क्या होता है, दैट इज अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर फॉर द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। It was introduced as a constitutional reform by Edwin Samuel Montag, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी थे उस समय में फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं जो कि उस समय इंडिया के वाइसराय थे। इन दोनों के थ्रू इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कब किया गया था? 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, एंड बाय टू इम्पोर्टेंट पीपल, टू की पीपल, जो उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड एडविन सैमुअल मोन्टैग। तो ये दोनों नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राबी क्रॉप्स का पूछा गया था कि जो राबी क्रॉप्स होती हैं इनको कब बेसिकली बोया जाता है। सो गाइस, जो राबी क्रॉप्स होती हैं दे आर बेसिकली सोन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर से दिसंबर में इनको बो दिया जाता है, और इनको आप हार्वेस्ट कर सकते हो, मतलब इन जो फसलों की जो कटाई होती है दैट हैपेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून। ठीक है, राबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं वो हो गया आपका व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज एंड ग्राम। और ये जो क्रॉप्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये विंटर सीजन में इनको सो किया जाता है, मतलब बोया जाता है, और फिर इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब इनकी कटाई करी जाती है इन द सीजन, इन द स्प्रिंग सीजन, जो कि एसेंशियल ग्रेन्स एंड पल्सेस हमारे देश को प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट आर्टिकल 343 टू 351 जो है दैट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज, एट्थ स्केड्यूल, यहाँ पर हम अनुसूची से बात करें तो एट्थ अनुसूची यानी कि एट्थ शेड्यूल जो है उसमें आता है। और पार्ट की बात करें तो गाइज इट इज 17th पार्ट। ठीक है, तो पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। मतलब इसमें क्या आता है, डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि 22 भाषाएं हैं जो कि 343 से लेके 351 अनुच्छेद के अंडर आती हैं। अब गाइज यहाँ पर हमने एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है पूरे आर्टिकल 343 से 351 आर्टिकल्स तक किसमें क्या है, जस्ट हैव अ लुक। तो आर्टिकल 343(1) की बात करें तो इसमें आता है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है, और जो फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स है दैट इज टू बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन शैल बी द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। ओके, वो हो गया 343(1) का। 343(2) का अगर हम बात करें, सो फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years from the commencement of the constitution, the English language shall continue to be used for all the official purpose of the union, official purposes of the union for which it was being used immediately before the commencement of the constitution. Okay, however, जो president हैं they may authorize the use of the Hindi language in addition to the English language. तो इसमें English addition जो है along with the Hindi language उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 344 जो है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के बारे में बताया गया है दैट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आर्टिकल 345 है जो कि रीजनल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। सो 345 स्टेट्स दैट द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द स्टेट। किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए आप हिंदी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो स्टेट लैंग्वेजेस के साथ हिंदी लैंग्वेज इज ऑल्सो देयर। आर्टिकल 346 जो है तो 346 states that the official language for communication between one state and another or between a state and the union, की मतलब कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होगी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। आर्टिकल 347 आपको बताता है that the president can direct any language that shall also be officially recognized throughout the state or any part of the state.
आर्टिकल 348(1) आपको बताता है that until parliament by law provides English should be used in the following areas, कि आप इंग्लिश को यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर एरियाज में with all the proceedings in the Supreme Court and in every High Court. The authoritative text of all bills and ordinances shall be in the English language. Likewise, guys, for 348(2), you can read it out here. The governor of a state with the previous consent of the president authorizes the use of the Hindi language or any other language to be used for any official purpose of the state in proceedings in the High Court, having its principal seat in that state. However, the judgments, decrees, and orders of the High Court must continue to be English only. Next, 348(3) आप देख सकते हैं that a state legislature can prescribe that use of any language other than English with respect to bills, acts, ordinances, etc. However, a transaction of the same in the English language is to be published. मतलब किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हो लेकिन इंग्लिश में भी पब्लिश होना जरूरी है. इसी तरह से गाइस आर्टिकल 350 बोलता है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर redress of grievances. 350A बोलता है facilities for instruction in mother tongue at primary stage. 350B(1) बोलता है special officer for linguistic minorities. And at last 350 states the directive for development of the Hindi languages. So guys, these were all the articles जो कि 343 से 351 तक हैं और क्या बताते हैं वो अभी हमने देखा. अच्छे से याद रखना because this is very important. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो संजना बथूला हैं इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. तो गाइज जो रोलर स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती हैं संजना बथूला, शी इज एन इंडियन स्पीड स्केटिंग ट्रैक एथलीट. ठीक है, तो स्पीड स्केटिंग ट्रैक एथलीट इज द करेक्ट आंसर एंड शी वाज द रिजर्व मेंबर फॉर द इंडियन टीम. उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था इन द वुमेन्स 3000 मीटर रिले इवेंट इन द 2022 एशियन गेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो माउसन राम है इट्स सिचुएटेड इन विच स्टेट. तो गाइस जो माउसन राम है वो मेघालय के राज्य में स्थित है जैसे कि हम सब जानते हैं और वो काफी ज्यादा फेमस है फॉर इट्स कैस्केडिंग वाटरफॉल्स और अनस्टॉपेबल पोरिंग ऑफ रेन, क्योंकि वहाँ पे 12 महीने आपको बारिश देखने को मिलता है एंड वहाँ की जो वैलीज हैं दे आर सो ब्यूटीफुल विद लश ग्रीनरी, you know, trees and plants and having those bushes around them. तो उसके कारण काफी ज्यादा फेमस है. And Mausan Ram जो है basically it's a tiny village on the eastern part of the Khasi Hills in the northeastern state of Meghalaya. तो ये आपको चीज याद रखनी है. ठीक है, एंड इसको सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. और मौसन राम जो है दैट इज अ वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन अमंग टूरिस्ट. और जो ये रीजन है इसको एनुअल रेनफॉल होती है ऑफ ऑलमोस्ट 12 मीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ईश्वरी प्रसाद जो है वो किस घराने से बिलोंग करते हैं. तो गाइज ईश्वरी प्रसाद जो है वो बेसिकली कथक डांस फॉर्म जो है, कथक जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है और वो लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना. तो गाइज उस्ताद आमिर खान इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट कॉजेस कलर येलो इन टर्मरिक. तो गाइज हल्दी जिसे हम टर्मरिक के नाम से जानते हैं उसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज कर्क्यूमिन. तो गाइज जो कर्क्यूमिन होता है उसके ही कारण, उसकी प्रेजेंस के कारण जो टर्मरिक होती है वो येलो होती है. As it is written here that the curcumin is the main culprit for the yellow color of turmeric and it's quite a stable molecule in its dry form. As it typically for colored molecules, the curcumin molecules contain several rings and double bonds which are used to capture lights. So curcumin is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोसा फेस्टिवल होता है दैट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. तो गाइज इसके लिए काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, वो बोल रहे थे मैम इज इट अरुणाचल प्रदेश और इज इट लद्दाख. तो गाइज फर्स्ट थिंग तो आपको ये जान लेना है इफ ऑप्शंस में आपको लद्दाख गिवन है देन लद्दाख हैज टू बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. प्रायोरिटी आपको लद्दाख रखनी है. इफ लद्दाख इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस और अगर अरुणाचल प्रदेश गिवन है तो आपको अरुणाचल प्रदेश पे टिक करना है. ठीक है, तो जो लोसर फेस्टिवल है बेसिकली दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द तिब्बतीज जो हैं हमारे कंट्री में उनके द्वारा मनाया जाता है. एंड लोसर इज सेलिब्रेटेड टू वर्ड ऑफ evil spirits and usher in happy new beginnings. एंड ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है
and the festival is marked by elaborate arrangements from cleaning and decorating houses to preparing social offering for deities. The people of the Monpa tribe और अरुणाचल सेलिब्रेट्स दिस थ्री डे फेस्टिवल. 3 दिवसीय फेस्टिवल है ये, जो कि मोनपा ट्राइब से मनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ लोग इसको मनाते हैं. और यस, 3 दिन तक इसको मनाया जाता है. और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रख लेनी है वो है कि अगर आपसे स्प्रिंग फेस्टिवल केरला का पूछा जाए तो इट इज़ ओणम. स्प्रिंग फेस्टिवल असम का पूछा जाए तो इट इज़ रोगाली बिहू. आंध्र प्रदेश का पूछ लिया जाए तो इट इज़ उगादी. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है. इसके अलावा गाइस लोसर से, जो लोसर फेस्टिवल है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ गिवन है. अच्छे से याद रखना दैट लोसर विच इज ऑल्सो नोन एज तिब्बतन न्यू ईयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तिब्बती लोगों के द्वारा इसे मनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर. It is a very significant festival which is celebrated primarily by the Tibetan Buddhist communities around the world. The term लोसर, जो लोसर का मतलब है वो होता है न्यू ईयर. ठीक है, तिब्बत में उसको न्यू ईयर बोलते हैं, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द लूनर न्यू ईयर इन द टिबेटन कैलेंडर. तो टिबेटन कैलेंडर के अनुसार उनका जो लूनर न्यू ईयर है वो शुरू हो जाता है after this particular festival, and it is a time of spiritual renewal, cultural festivities and familial gatherings lasting for several days. वैसे तो 3 दिन का ही होता है, but it can last for more than 3 days also depending upon their celebrations. लोसर फेस्टिविटीज जो होती हैं उसमें रिचुअल्स क्या क्या होते हैं, उसमें प्रेयर्स होती हैं, फास्टिंग होती है, फियस्टिंग होती है एंड वेरियस कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं. ट्रेडिशनल म्यूजिक इन्वॉल्व होता है, ट्रेडिशनल डांस इन्वॉल्व होता है. Next question, who was the captain of Indian women's cricket team RCB in 2023? So guys, Smriti Mandhana is the correct answer. She was the captain of RCB in 2023 for Indian's women's cricket team. स्मृति मंधाना जो हैं वो 18 जुलाई 1996 को पैदा हुई हैं एंड वो एक इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, इंडियन विमेन्स नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करती हैं. वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको हम अभी आरसीबी जिसे हमने बताया, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलती हैं इन द विमेन्स प्रीमियर लीग. एंड डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो उसमें वो रिप्रेजेंट करती हैं टीम महाराष्ट्र को. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द ग्लोरी ऑफ पाटन बाय के.एम. मुंशी जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो गाइस जो ग्लोरी ऑफ पाटन है जो कि के.एम. मुंशी ने लिखी है वो गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई है. और उनके काफी नॉवेल्स जैसे कि पाटनी प्रभुता, जिसको अभी हमने द ग्लोरी ऑफ पाटन बताया, गुजरात नो नाथ, द लॉर्ड एंड द मास्टर ऑफ गुजरात एंड राजाधिराज, द किंग ऑफ किंग्स, ये कुछ ऐसी बेस्ट नोन उनके हिस्टोरिकल बुक्स हैं जिसको उन्होंने गुजराती में लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ऑफ वेल्थ जो है वो किस, ये जो पर्टिकुलर आइडिया है, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है, ये किस से रिलेटेड है, आपसे पूछा गया था. सो गाइस जो दादा भाई नारोजी थे उन्होंने सबसे पहले इस पर्टिकुलर वर्ड कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, इसका यूज करा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ. ये जो आइडिया था द ड्रेन ऑफ वेल्थ आइडिया, इट वाज फर्स्ट पुट फोर्थ बाय दादा भाई नारोजी इन 1867. और फर्दर उसको एनालाइज किया गया, डेवलप किया गया अदर एकेडमिक्स जो हैं उनके द्वारा, जिनमें आरपी दत्त और एमजी रानाडे का नाम आता है. जो इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म है, ये थ्योरी जो है जो सबसे पहले दादा भाई नारोजी के थ्रू आई थी 1867 में. कंटेंस दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज आर अटर्नली, उनका मतलब कहने का मतलब यही था इस पर्टिकुलर टर्म से कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यूसली और बहुत गंदी तरीके से इंडिया को ड्रेन कर रही है. सो ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड टू दादा भाई नारोजी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं उनको बेसिकली कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो गाइस जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं वेरी कॉमनली दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें आपका पद्मश्री अवार्ड होता है, पद्म विभूषण अवार्ड होता है एंड पद्म विभूषण अवार्ड होता है. सो दीज 3 आर दोस कैटेगरीज. ओके, विभूषण, मेक इट विभूषण. So yes, next and the last question for today, which once founded Vijayanagar state? So guys, जो विजयनगर राज्य था उसकी स्थापना जो थी वो संगम मंच के द्वारा की गई थी.
संगम वंश इज द करेक्ट आंसर। बात करें कि किस वर्ष उसको किया गया था, सो गाइज इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का ऑफ संगम वंश। So guys, that's it. Those were the very important GKGS questions जो कि आज यानी कि 30 सितंबर के आपके एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड यस, अपने जितने भी आपके सजेशंस हैं, क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, वो सब हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। या फिर अगर आपका कोई सजेशन है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, टू लेट अस नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, and we will see you in our next video. Till then, much love to all the candidates and all the very best to all the candidates.